यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, जनवरी में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। रिपोर्ट को अध्ययन कर विशेष सत्र में किया जाएगा ड्राफ्ट पेश। इकतालीस जिंदगियां बचाने वाले रेड माइनर्स को सीएम धामी ने किया सम्मानित। दिया 50-50 हजार का चेक। बोले, सिलक्यारा ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के साथ कई जिला पंचायत सदस्य ने थामा भाजपा का दामन। चुनाव में 5 सीटें भाजपा को जिताने का लिया संकल्प। तेईस दिसंबर को हरिद्वार के दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। खबर देहरादून से है, जहां पर 2024-25 के आम बजट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। आम लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं। आम लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश सरकार 2024-25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिल सके। देश के माननीय वित्त मंत्री जी ने हर वर्ष जब भी बजट का विषय आता है तो जनता से उनके संदर्भ में सुझाव लेने के क्रम में चलते हैं। और अच्छा भी है, क्योंकि सरकारी तंत्र द्वारा ही निर्धारित योजनाएं बने, उसके कई बार जन सहभागिता कम दिखाई देती है। लेकिन ये बड़ा विषय है कि उत्तराखंड में हो चाहे केंद्र में भी, अब भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव को अपने बजट में समाहित करती है और उन सुझाव के आधार पर आगे उत्तराखंड का बजट बनेगा। प्रदेश की धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और धामी सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव भी मांगे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरते हुए इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि जनता से राय मांगना महज एक औपचारिकता है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और अपने ही कुछ लोगों से राय लेकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे हैं और सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार किया जाएगा। बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई, कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपने जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। सभी सामाजिक संगठनों इस पर राय ली जानी चाहिए, आंदोलनकारियों से राय ली जानी चाहिए, तब तो राय के कुछ मायने होंगे, तब जो है जनहितैषी बजट बन पाएगा। हरिद्वार में यातायात विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एआरटीओ वरुण सैनी ने के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग की खबर सुनते ही लोगों में, वाहन चालकों में मानो हड़कंप समझ गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना कागजी दस्तावेज के वाहन चला रहे वाहन चालकों से जुर्माने भी वसूले गए। चेकिंग वाली है हमारी। आज भी हमने यहाँ पे ओवरलोड की गाड़ियाँ चेक करी है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान जैसे बताए जा रहे हैं, उनकी हमने चेकिंग करी है। बसें चेक करी हैं, 2 व्हीलर है जो हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रूटीन चेकिंग हमारी चल रही है लगातार, वही कार्यवाही चल रही है। लाइसेंस हम लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं उस केस में, जब वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग है या गाड़ी ओवरलोड जो मिली है, वो हमने लाइसेंस लिए हैं सस्पेंड करने के। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर की तहसीलों में स्थापित जन औषधीय केंद्र भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ रहे हैं।
गरुड़, बागेश्वर और कपकोट तहसील में स्थापित जन औषधि केंद्रों में दवाइयों का टोटा पड़ा है। साधारण दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध नहीं है। गरुड़ तहसील में स्थापित जन औषधि केंद्र का संचालन लंबे समय से भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर जिले की पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दोबारा बहाली हेतु कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत करवाया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों से लेकर 272 मंडलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका प्रदेश स्तरीय फाइनल मुकाबला देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 दिसंबर को होगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के सभी मंडलों में किया गया है। इसका फाइनल 23 दिसंबर को होगा। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्वगुरु भारत की जो एक कल्पना है वो कब सार्थक होगी? जब हमारा युवा वर्ग मैदान में जाएगा, स्वस्थ रहेगा, बलिष्ठ रहेगा और जो युवा मैदान में गया वो बुरी संगति से और नशे से, दुर्व्यसन से दूर रहता है। इसी के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहड़ जी के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी में हम विश्व चैंपियन हैं और इसको साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति, चाहे हमारा शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर बिना किसी खर्चे के खेल सकता है। उत्तरकाशी जनपद के आजाद मैदान से नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया है, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अब इस मैदान पर जनपद के खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में आयोजित 7 साइड फुटबॉल मेमोरियल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में एसपी उत्तरकाशी ने शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल में प्रतिभाग करने की अपील की। फुटबॉल मेमोरियल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी खेल प्रेमियों एवं आयोजन समिति को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गईं। 25 साल पहले यहाँ पर जो है राज्य स्तरीय पे यहाँ पर जो है फुटबॉल मैच हुआ करता था और सभी लोग यहाँ पर मैच के यानी फुटबॉल के बहुत ज़्यादा दीवाना हुआ करते थे। लेकिन कुछ कारण बस इस मैदान का रखरखाव, चाहे वो नगर पालिका हो, प्रशासन हो, उनके द्वारा जो है बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इस फील्ड का रखरखाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्तरकाशी का हृदय है और इस प्रकार के खेल यहाँ पर प्रतिदिन हुए, प्रत्येक साल हुए। इन तमाम खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रयास से ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 8 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और आप देखेंगे कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। ये प्रतिभाएं दबी हुई हैं और खेल के मैदान होने से इन प्रतिभाओं का निखार होता है। इस मैदान को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है और ये खिलाड़ियों के सपुर्द किया जाए ताकि इस मैदान में खेल की गतिविधियां विभिन्न रूप से चल सके। सविता कंसवाल और स्वर्गीय नौमी रावत की स्मृति में ये फुटबॉल टूर्नामेंट लगातार दूसरे वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं और लीग आधार पर ये टूर्नामेंट चल रहा है। ये आज़ाद मैदान निश्चित खेल गतिविधियों का केंद्र रहा है हमेशा से, लेकिन अभी कुछ वर्षों से इसमें थोड़ा सा इंक्रोचमेंट, ठेलियाँ, रेडियाँ, बस पार्किंग सभी चीज़ें होती है, जिससे बीच बीच में व्यवधान पैदा होता रहता है। लेकिन खिलाड़ियों के अंदर जो हमारी खेल समिति है, बाड़ाट खेल समिति है और अन्य भी जितने भी वेटरन प्लेयर्स हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तरकाशी के सामाजिक संगठन है, वे लगातार प्रयासरत रहते हैं कि इस मैदान में खेल गतिविधियां हमेशा बढ़ती रहे। रामलीला मैदान की स्थिति के लिए आपने देखा होगा कि आज की डेट में काफ़ी अच्छी स्तर पर आ गया है। सफाई व्यवस्था भी हम उस पर प्रॉपर कर रहे हैं और आपकी खबर का जो हमने संज्ञान लिया था उसके संबंध में आपको मैं अवगत करा दूं कि वर्तमान में जो है हमारी अलग से एक टीम उसके लिए बनाई गई है और उसमें हर दूसरे दिन हम लोग सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। यात्रा सीजन में वहाँ काफ़ी वाहन खड़े हो जाते थे, वो क्योंकि जगह कम होने के कारण हमें उसके यूटिलाइज करना पड़ता था। तो अभी फ़िलहाल हमने वहाँ से वाहन भी हटवाए हैं और अभी जो सब्जी वाले अनावश्यक रूप से वहाँ पर हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाए। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर की तहसीलों में स्थापित जन औषधीय केंद्र भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ रहे हैं। गरुड़, बागेश्वर और कपकोट तहसील में स्थापित जन औषधि केंद्रों में दवाइयों का टोटा पड़ा है। साधारण दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध नहीं है।
गरुड़ तहसील में स्थापित जन औषधीय केंद्र का संचालन लंबे समय से भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर जिले की पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दोबारा बहाली हेतु कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ के अंदर में जन औषधि केंद्र जो है 140 दवाइयां उसके अंदर बाहर से मिलती है। हमारे ब्लॉक गरुड़ के अध्यक्ष गिरीश कोरंगा जी, एडवोकेट गिरीश कोरंगा जी के माध्यम से उस आवाज को उठाया गया और जब उसका ताला खोला गया तो उसके अंदर से 140 दवाइयां जो है बाहर की मिलती हैं, जो कि जो संचालक हैं उस जन औषधि केंद्र के वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। ये हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी मैं इस सरकार की और बागेश्वर के जिला प्रशासन की कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। हम समस्त कांग्रेस जन आने वाले समय में सड़कों में उतर करके भी इसका विरोध करेंगे। खेल महाकुंभ के संघर्षपूर्ण टीटी फाइनल में 1 पॉइंट से हारकर जोशीमठ की अंशिका नेगी ने सबका दिल जीत लिया। बता दें कि हरिद्वार की बहुउद्देशीय क्रीड़ा मैदान पर आयोजित खेल महाकुंभ टेबल टेनिस के अंडर 14 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 12 साल की होनहार टीटी खिलाड़ी अंशिका नेगी का मुकाबला अपने से 2 वर्ष सीनियर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी नैनीताल की भूमिका से हुआ। बता दें कि अंशिका नेगी ने फाइनल मुकाबले को 2-2 सेट की बराबरी कर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन फाइनल 5वें सेट पर जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 9-ऑल था तभी अचानक अंशिका से आखिरी पॉइंट पर सर्विस न उठने की तकनीकी गलती होने की वजह से अंशिका गोल्ड मेडल से चूक गईं। लेकिन इतनी कम उम्र में अंशिका का खेल देखकर हर खेल प्रेमी उत्साहित था। वहीं फाइनल मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने पर अंशिका के कोच और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टीटी सेंटर जोशीमठ के मुख्य प्रशिक्षक विजय कुमार ने भी अपनी होनहार खिलाड़ी अंशिका की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। तो फाइनल मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर अंशिका ने सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें सिर्फ 1 अंक से अंशिका गोल्ड मेडल से चूक गई, लेकिन उनकी इस प्रतिभा ने सभी का दिल जीत लिया। प्रदेश के खेल प्रेमी काफी उत्साहित हैं। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बूंदाबांदी और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे, या जो अंदर के हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है रेन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो उसमें ही संभावना है। आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ है। खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हरिद्वार की 40वीं वाहिनी में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक मदन कौशिक ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तेजी से खेलों के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया और सभी प्रकार के खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण रोकने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। प्राधिकरण के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मैदान डेवलप किए जाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
अंशुल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग और खेल मैदान डेवलप किए जा रहे हैं। पहले चरण में शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे ही बैडमिंटन, बास्केटबॉल और पार्किंग बनाई जा रही है। इसके बाद उत्तरी हरिद्वार में भी ऐसे ही पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से फ्लाईओवर के नीचे होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगेगी और शहर के लोगों को स्वच्छ वातावरण में खेलने का मौका भी मिलेगा। हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे हैं, डार्क स्पेसेस जहां अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएं। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमें मिलेगी तो बच्चे रात को भी यहाँ खेल सकते हैं, टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक माहौल अच्छा बनेगा, बच्चों को खेलने को मिलेगा। पहाड़ों में इन दिनों मौसम सर्द और सुहावना बना हुआ है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ओली गोरसो इको ट्रैक के साथ ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन कुंवारी पास ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जोशीमठ आ रहे हैं। इन दिनों जहां हिम क्रीड़ा स्थली ओली गोरसो बुग्यालडे टूरिस्टों सैलानियों से गुलजार है। देखिए खास रिपोर्ट। ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर भी आजकल पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ विंटर ट्रैकिंग के लिए प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैकिंग दल पहुँच रहे हैं। पर्यटक कुंवारी पास ट्रैक पर स्नो ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड की ठिठुरन और शीतलहर के साथ पाले पर इन साहसिक पर्यटन के शौकिया युवाओं का जोश साफ नजर आ रहा है। इसलिए बर्फ में शून्य तापमान से नीचे भी ये ट्रैकिंग के शौकीन लोग जमकर कुंवारी पास गोरसो ताली की इन खूबसूरत वादियों में झूमते गाते ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग, मुकेश भी ऐसे पूछा हमने कि कैसा ट्रैक किया है, उन्होंने कहा 100/100, टीम 10 में नाम दिया। तो अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने हमें बोला हमारा पहला ट्रैक है सब लोगों का और अच्छा लगा। यहाँ पे प्राउड फील हो रहा है आके। अब यही है कि जो स्टार्टिंग थी, आगे चल के ऐसे और ट्रैक्स करेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए कुंवारी पास ट्रैक एक मुफीद डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ तुगासी, गुलिंग, खुल्लारा, ताली कैंपिंग साइट्स पर ट्रैकरों का जमावड़ा लगा हुआ है। रंग बिरंगे टेंट से कुंवारी पास ट्रैक रूट भी गुलजार हो चला है। विंटर सीजन में इस तरह का टूरिस्ट फ्लो कहीं न कहीं स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रहा है। साथ ही ट्रैक रूट के आसपास के गांवों के युवाओं को सीजनल रोजगार भी मिल रहा है। IND24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों व सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को कई स्थानों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य पत्रों को दिखाने की बाध्यता की जाती है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र दिखाने की बाध्यता नहीं होगी। चूँकि अनेक स्थानों पर आज भी लोग जाते हैं तो मूल निवासियों को अनेक प्रकार से स्थायी निवास अन्य सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं और मूल निवास जिनके पास होगा भविष्य में हमने अब व्यवस्था कर दी है और इसका सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं कि जिनके पास मूल निवास हो वो सारी जो अन्य औपचारिकताएं हैं स्थायी निवास की अन्य जो भी होती हैं वो जो है स्वतः ही मान ली जाएंगी कि मूल निवास से ही वो कवर। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को मजबूती से पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने को प्रेरित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और एकजुटता से विपक्षियों को परास्त करने की रणनीति भी बनाई गई।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ। पार्टी ने हर चुनाव में नए मुद्दों को लेकर और नई घोषणाओं को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। अब निश्चित रूप से सदन में जो तरीके से पहले ड्राफ्ट हमें मिल जाए, क्या उसका मसौदा है, उसके पश्चात निश्चित रूप से हम इस पर बातचीत करेंगे, सदन में इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि डोईवाला के बड़कोट वन रेंज के अंतर्गत आने वाले माजरी ग्रांट के रेशम माजरी क्षेत्र में एक हाथी की संदिग्ध मौत हो गई। वन विभाग के गश्ती दल ने मृत अवस्था में हाथी को देखा, जिसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शव को कब्जे में ले लिया। बड़कोट वन क्षेत्र के रेंजर धीरज रावत ने बताया कि हाथी करीब 15 साल का है और उसके सभी अंग सुरक्षित हैं। हाथी के शव का पीएम विभाग के डॉक्टर की टीम द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद हाथी की मौत के कारणों का पता चलेगा। हाथी के शव की सूचना पर मौके पर तमाम ग्रामीण और वन कर्मी के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं ग्राम प्रधान अनिल पाल ने बताया कि कई साल से वन विभाग को हाथी आने की शिकायत लगातार देते आ रहे थे, लेकिन वन विभाग द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसे ग्राम प्रधान ने वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही बताया है। ये हादसा हुआ है, बड़ी ही दुखद घटना है और एक राष्ट्रीय नुकसान है, क्षति है। पशु का जो ये आज मृत्यु हुई है बड़ी ही दुखद है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे ऐसा हादसे ना हो, उसकी रोकथाम के लिए जो है सरकार को या प्रशासन को जो है इसमें जो है फेंसिंग का काम करा देना चाहिए, जिससे जो है जो जंगली जानवर है वो गाँव की तरफ रुख न कर सके। युवा कल्याण विभाग ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए चंपावत जिले की टीम क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खरायत के निर्देश पर कराटे कोच दीपक अधिकारी के नेतृत्व में देहरादून को रवाना हुई। प्रतियोगिता को लेकर कराटे खिलाड़ी काफी जोश में हैं। वहीं कराटे कोच दीपक अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर से देहरादून में होने जा रही राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए चंपावत जिले के कराटे खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। से हमारी टीम जारी है। जिले की 43 खिलाड़ी जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं खेल महाकुंभ में, जो देहरादून में होने जा रही है 22 और 23 को। कल रिपोर्टिंग है इनकी और आज हम रवानगी कर रहे हैं। इससे हमें पूरा भरोसा है कि हमारी टीम जो है फर्स्ट नंबर पे आएगी। हरिद्वार के कनखल स्थित आश्रम में आगामी 24, 25 और 26 दिसंबर को देश की कई बड़ी हस्तियां एकत्र होने जा रही हैं। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर कार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के आचार्य पीठ पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े संतों के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशान गिरी ने बताया कि पीठ पर 25 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, जबकि दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुख्य रूप से शामिल होंगे। को कुटुंब मानती है। यह संस्कृति ऐसा कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो एक ही अंश का विस्तार है। हम प्राय ऐसा ही तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो हमारी संस्कृति समानता की बात कहती है, हमारी संस्कृति एकता की बात कहती है। और इसी क्रम में ये जो यहाँ 3 दिन के उत्सव हैं, उन 3 दिन के उत्सवों में हम ऐसे ही विचार पर मंथन करेंगे कि हम पूरे विश्व को एकता के साथ या प्रेम और सौहार्द के साथ कैसे देख सकें, अथवा तो भारत के उन्नयन उत्थान के लिए और दुर्बल हैं उन्हें कैसे और अधिक
संस्कार, विचार, अन्न, अक्षर, औषधि के द्वारा उनकी सेवा की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।